नमस्कार मित्रों, सूरजमल राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जनवरी 2017 का जो ओल्ड पेपर है, हल प्रश्न पत्र है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पूरी चर्चा करेंगे और इस दौरान हम 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा, ये आपको पता है। क्योंकि वर्तमान में जो नेट की परीक्षा होती है जिसमें सारे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 ही पेपर होते हैं, ठीक है। पहले जो पेपर होता था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर होते थे। जो सेकंड और थर्ड पेपर है वो सब्जेक्ट से संबंधित होते थे, लेकिन अब जो एकमात्र पेपर होता है सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो लेकिन जो पुराने पेपर है उसमें सेकंड पेपर है उसको मैं हल करवा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही आपका काम का ये होगा प्रश्न पत्र। तो जी हाँ, शुरू करते हैं हम आज का हमारा नेट परीक्षा 2017 जनवरी का जो हिंदी हल प्रश्न पत्र है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो अभी आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। ठीक है, शुरू करते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, उसकी चर्चा हम करेंगे अभी। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा में के अर्थ में होने लगा। तो जो ईसा की जो 6वीं शताब्दी थी उस समय जो अपभ्रंश का व्यवहार है वो लोक भाषा के अर्थ में होने लग गया था। उसके बाद में बात करें पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात हम करें पृथ्वीराज रासो से संबंधित है कि कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है। ये है इस ग्रंथ को अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। बाकी जितने भी आपको यहाँ से लेखक दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, इसको अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें हम, चौथा क्वेश्चन कि मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल कैसे घर दीनी बख्श मोरी माल। ये जो पंक्तियाँ आपको दी गई है, ये पूछी गई है पंक्तियाँ का रचयिता कौन है। तो अमीर खुसरो इन पंक्तियों के रचयिता माने गए हैं यहाँ पर कि मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल कैसे गर्दीनी बख्श मोरी माल। तो आदि पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। तो आपको पता है मीराबाई की जो उपासना है वो माधुर्य भाव की थी, ये हम पढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में अपनी जो साखियाँ उनमें सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया था। तो सदुगड़ी भाषा से हमारा तात्पर्य क्या है, तो राजस्थान मिश्रित जो पंजाबी भाषा है उसका मतलब है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुगड़ी भाषा यहाँ पर कहा गया है कबीर की साखियों में। तो आपको याद रखना है कबीर की जो मूलतः भाषा थी वो सदुगड़ी भाषा थी। सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यानक का नायक है। तो चित्रावली का जो नायक है वो कौन है, सुजान कुमार है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि सखी हो श्याम रंगी देखी बिकाई गई वह मूरत मोही पगी। तो ये पंक्तियाँ किन की है, ये तो गदाधर भट्ट द्वारा रचित ये पंक्तियाँ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं कि तिय से सब जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निषिध्योस के दुबो भाव दर्शात। तिय से सब जोवन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निषिध्योत व दुबो भाव दर्शात। ये जो दोहा दिया गया है आपको, नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है, तो व्यय संधि। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो शैशव काल से जो ऊपर का जो समय है उसके बाद में जैसे उनको
व्यय संधि लगती है, उस समय की बात यहाँ पर नायिका की जा रही है। जगत जान्यो जही सिकल सो हरि जान्यो नहीं, ज्यों आखिन सब देखी आंखें न देखी जाई। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आपको ज्यों शब्द दिखाई दे रहा है। ज्यों शब्द से हमने कोई भी पंक्ति की शुरुआत करते हैं दूसरी पंक्ति की, तो उसका मतलब वो दूसरी पंक्ति अब उदाहरण के रूप में कहा गया कथन है, तो ये उदाहरण अलंकार इसमें यहाँ पर कहा गया है। इसमें दृष्टांत अलंकार नहीं बनता है बिल्कुल भी, ठीक है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने लाकर उदाहरण दिया जाए, वो दृष्टांत होता है। उपमा अलंकार किसी की यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही है। और ठीक है, और अगला जो अलंकार है हमारा कौन सा? प्रतिवस्तु उपमा, ये भी नहीं, उपमा अलंकार तो यहाँ पर है ही नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात अगर करी जाए कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रतिभा है वो प्रगतिकार के रूप में हमें देखने को मिलता है, न कि नाटककार, प्रबंधकार, मुक्तिकार, इन तीनों के रूप में हमें नहीं मिलता है, बल्कि प्रगतिकार के रूप में हमें उनका जो विकास है वो साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, रचना न तो दर्शन है और न ही किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य की शंकाकुल हृदय है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है, उसके बारे में ये कहा गया है कि परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। ये जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बिन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ठीक है, यहाँ पर अजय जी ने किस कविता से ली गई? अजय जी की जो पहचान कविता है उससे यहाँ पर ली गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ठंडा लोहा कविता के जो कविता संग्रह के जो रचनाकार है वो माने गए हैं। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया जाता है? तो 19वीं शताब्दी के जो मध्यवर्गीय बनिया समाज का जो यथार्थ जीवन है वो एक भाग्यवती उपन्यास में यहाँ पर किया जाता है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया जाता है? तो कामकुंठा जिंदगीनामा में नहीं है, शेष यात्रा में नहीं है, सूरजमुखी अंधेरे में यह भी नहीं है, और अनित्य जो उपन्यास है इसमें शिकार जो कामकुंठा की शिकारी स्त्री है के चरित्र का चित्रण यहाँ पर इस उपन्यास में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो ये जो नील देवी नाटक है वो मुस्लिम एकता का प्रतिपादित करने वाला नाटक है, आपको यहाँ पर मिल जाता है। 18वें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो 18वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है क्षमाश्वरीकृत चंडकोशी के आधार पर लिखा गया? तो सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है वो क्षेमोस्वरकृत चंडकोशिक के आधार पर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो बात करें अगला, अर्थ उपेक्षक कितने प्रकार के? अर्थ उपेक्षक है वो 8 प्रकार के यहाँ पर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? तो कल्चर एंड अनार्की ये है, लिटरेचर एंड ड्रामा है, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट ये भी है, लेकिन द कॉकटेल पार्टी ये आपके मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचना का सही अनुक्रम है? तो आपको कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता आदि हमने सुनी है, लेकिन ये जो विद्यापति है इसकी एक रचना ऊपर पूछी भी गई है। तो भू परिक्रमा सबसे पहले आएगी, पुरुष परीक्षा उसके बाद में आएगी, कीर्तिलता उसके बाद में आएगी, कीर्ति पताका उसके बाद में आती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा 22 नंबर क्वेश्चन में कि रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम आपको लगाना है।
तो भिखारी दास, चिंतामणि देव, महाराज जसवंत सिंह आदि जो लेखक दिए गए हैं कवि, तो उनको सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले चिंतामणि आएंगे, उसके बाद में महाराज जसवंत सिंह, उसके बाद में देव और उसके बाद में भिखारी दास। कुल मिलाकर चिंतामणि का जन्म सबसे पहले हुआ, महाराज जसवंत सिंह का जन्म उसके बाद में, देव का उनके बाद में और भिखारी दास का इन कवियों में से सबसे अंत में जन्म मिलता है। रचनाकार के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो ये जितनी भी रचनाएं, 4 रचनाएं दी गई है वो श्रीधर पाठक की है। उनमें श्रांत पथिक है, उजड़ ग्राम है, एकांतवासी योगी है, साध्य अटल है। तो इनमें से जो रचना है वो एकांतवासी है, वो सबसे पहले लिखी गई, उजड़ ग्राम उसके बाद में लिखी गई, श्रांत पथिक ये उसके बाद में लिखी गई और लास्ट में साध्य अटल यहाँ पर लिखी जाती है। तो इस तरीके से ये जो कविताएं हैं वो इस क्रम में लिखी जाती है। 24वां प्रश्न ये है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। आपको रचनाएं दी गई है, गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं। उनमें सबसे पहले गीतिका, उसके बाद में अणिमा, उसके बाद में अर्चना, उसके बाद में आराधना रचनाएं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको जो ये नाटक दिए गए हैं, अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी और कोर्ट मार्शल, ये जो नाटक दिए गए हैं उन नाटकों में सबसे पहले लिखा गया अंधा कुआं और उसके बाद में लिखा गया बकरी, एक तारे की आंख और कोर्ट मार्शल। इस तरीके से ये जो सही क्रम है वो हो जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही अनुक्रम है वो रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु आदि जो नाटक है वो रानी जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचना है वो सबसे पहले आपको पता ही है, रानी केतकी की कहानी लगभग 1800 ईस्वी के दौरान लिखी गई। फिर बामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु आदि जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम है। कुछ बीच में यहाँ पर जो उपन्यास भी यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम होगा। आपको आलोचना ग्रंथ दिए गए हैं, वाद विवाद संवाद दिया गया, अधूरे साक्षात्कार, कमायनी, एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये जो रचनाएं दी गई हैं उनमें से जो पहले आएगा वो देखिए कामायनी, एक पुनर्विचार जो जयशंकर प्रसाद की 1935 में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, उसके बाद में वाद विवाद संवाद है और अधूरे साक्षात्कार है। ये जो रचनाएं हैं वो एक दूसरे के बाद यहाँ पर लिखी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को पूर्वापर अनुक्रम है। तो अरस्तु, जो कोलरिज, मैथ्योनार्ड, टी.एस. एलियट, ये जो दिए गए हैं आपको इनका सही अनुक्रम है। तो अरस्तु सबसे पहले आएंगे और उसके बाद में आपका जो आएगा कोलरिज, मैथ्योनार्ड, टी.एस. एलियट आदि जो पाश्चात्य साहित्य चिंतक है वो एक दूसरे के बाद आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतमणि के अनुसार नाटक वृत्तियों का सही अनुक्रम होगा। तो आपको भारती, आरबटी, कौशिकी, सातवती, ये जो नाटक दिए गए हैं, वृत्तियाँ दी गई है, उनमें से सबसे पहले भारती, फिर सातवती, कौशिकी और आरबटी जो नाट्य वृत्तियाँ हैं वो एक दूसरे के बाद आने वाली है। यहाँ पर जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम होगा। आपको आलोचक दिए गए नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो सबसे पहले कौन आएगा? रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। सबसे पहले नगेंद्र, सबसे बाद में नगेंद्र आएंगे और सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएंगे यहाँ पर, और बीच में नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा आदि इनका सही अनुक्रम हो जाता है। 31 की अगर बात करें हम, 31 में क्या है? कवियों को सुमिलित आपको यहाँ पर करना है। तो हो सब कन्हीं केर पछी लगे पछी लगा, ये जो पंक्तियाँ हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ये जो सेकंड है। और प्रभु, ठीक है, प्रभु हो पतितन टोटी को, ये मलिकदास जी द्वारा रचित है। और अब तो अपजा जपू मन मेरो, सुर नर असुर टहलाओ जाके मुनि, और ये जो रचना है आपको दी गई है यहाँ पर
सॉरी, ये जो प्रभु, ये जो रचना आपको मिलती है ये सूरदास जी की रचना है, और ये वाली जो रचना है आपको मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो इस तरीके से जो ए है वो जायसी द्वारा कृत है पहली पंक्ति, और बी पंक्ति है वो तुलसीदास द्वारा रचित है, और सी पंक्ति है वो सूरदास द्वारा रचित है। ठीक है। और डी पंक्ति है वो आपकी मलिकदास द्वारा रचित आपको यहाँ पर मिलती है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर एरो लगा देता हूँ। पहला जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का है। ठीक है। दूसरी पंक्ति है यहाँ पर वो सूरदास जी द्वारा रचित है। तीसरी पंक्ति है जो आपको यहाँ पर दी जा रही है वो इस साइड से मैं लगा रहा हूँ, सूरदास द्वारा रचित है। और जो लास्ट पंक्ति है वो आपकी जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। इस तरीके से ये पंक्तियाँ सीधी सीधी हो जाती है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, और 32 में निम्नलिखित रचनाओं को सम्मिलित करना है। राउल बेल, आपको पता ही है रोड़ाकृत रचना आपको यहाँ पर मिलती है, तो राउल बेल का संबंध रोड़ा कवि से, रोड कवि से है। और खुमान रासो आपको पता ही है दलपत विजय द्वारा रचित है। और चंदबल बाल रासा ये जो आपको मिलता है आसगु कवि द्वारा रचित है। और योगचर्या डोमिबा द्वारा रचित है। तो आपको राउल बेल का याद रखना है रोड कवि। ठीक है। खुमान रासो दलपत विजय, चंद्रबाल रासा आसगु, और योगचर्या डोमिपा। तो ये रचनाएं इस प्रकार से सुमिलित हो जाएगी। 34 में सुमिलित कीजिए कवि और काव्य कृतियों के एक साथ यहाँ पर दिया गया है। तो आपको पता है सियाराम शरण गुप्त की जो रचना है वो मौर्य विजय यहाँ पर आपको दी गई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो विप्लव गायन है उनकी जो रचना है ये आपको यहाँ दी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान राखी की चुनौती, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो रचना है वो राष्ट्रीय तरंग आदि रचना यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो सियाराम शरण गुप्त की जो रचना है वो मौर्य विजय है। तो एक नंबर ऑप्शन ऐसा है, आपको एक ही जगह यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से आपको नेट की परीक्षा में बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपको एक दो लेखकों की रचनाओं के नाम याद आ जाते हैं। तो आगे और जो रचनाएं दी गई है पंक्तियों और कवियों को सुमिलित हमें करना है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रश्न स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये जो पूरी रचना है इस तरीके से, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि श्रेय नहीं कुछ कछु मोरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में वीणा। तो ये आपको पता है असाध्य वीणा से ली गई है, और ये आपको पता है ये अज्ञा जी द्वारा रचित है। ठीक है। परम विभक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह। तो ये जो पंक्ति आपको मुक्तिबोध द्वारा रचित है। एक तत्व है बीज रूप। ठीक है। आपको जो ये दी गई है पर एक तत्व बीज रूप स्थित मन में साहस, स्वतंत्रता में नूतन सर्जन। ये धर्मवीर भारती की रचना आपको यहाँ पर रचना से ली गई है। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेगा, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा। ये जो कविता है वो आपकी धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, आपको मिल जाती है। तो पहली जो पंक्तियाँ थी वो आपकी अज्ञा द्वारा रचित थी, दूसरी पंक्तियाँ थी वो आपके मुक्तिबोध द्वारा रचित थी, और सी ऑप्शन था वो आपका धर्मवीर भारती द्वारा रचित था, और डी ऑप्शन था वो दिनकर द्वारा रचित था। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35वां क्वेश्चन सुमिलित हमें करना है। तो हम बात करें 35वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित हमें करना है। मधुलिका, और मधुलिका जो है वो रामेश्वर दयाल सक्सेना जो शुक्ल अंचल है उनके द्वारा रचित है। प्रभात फेरी है वो नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित है। प्राण भंग है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। काठमांडू की पहली सांझ वो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। यानी पहले का तीसरा एक के ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 आपको मिल जाता है। ठीक है। सुमिलित हमें वापस करना है। विषय वस्तु उपन्यास है, और उनकी जो विषय वस्तु उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अपना मोर्चा जो उपन्यास है वो छात्र आंदोलन के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। मुझे चांद चाहिए वो ऑप्शन है रंगमंच और सिनेमा।
ठीक है। दिलो दानिश की अगर बात करूं, मुस्लिम संस्कृति का ये जो उपन्यास है, अनामदास का पोथा है, वो औपन्यासिक आख्यान यहाँ पर आपको यहाँ मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का 1 नंबर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 37वां, अपने पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। जो पात्र है, उनके जो नाटक आपको दिए गए हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है। तो मावलिका चंद्रगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसकी एक आपके नायिका है। मल्लिका आषाढ़ का एक जो दिन है, मोहन राकेश का जो एक नाटक है, उसकी एक जो नायिका मिल जाती है आपको। वेणुरति देहांतरिक नाटक की जो एक पात्र है। और उसके बाद में बात करूँ, देवयानी जो सूर्यमुख नाटक है, उसकी एक तो ये है। तो पहले का यहाँ पर आपका 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे की बात करूँ 4 नंबर हो जाएगा। तीसरे की बात करूँ यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। और चौथे की बात करूँ यहाँ पर 1 नंबर। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, 3 4 2 1। तो इस ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। आपका जो पहला ऑप्शन है वो मिल जाता है सही है। उसके बाद में अगर 38वें क्वेश्चन की बात हम करें, तो प्रमुख निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों और उनके आलोचकों की बात हमें करनी है। और आलोचक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। साहित्य क्यों है वो आलोचक किसकी है? साहित्य क्यों है वो विजय देव नारायण शाही की है। भाषा और जो संवेदना है वो स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है। कविता की तीसरी आंख ये प्रभाकर क्षत्रिय द्वारा रचित है। तो पहले की बात करें हम, चौथा एक ही ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिलता है। पहले का चौथा और दूसरे का 5वां, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ पर मिलता है। निम्नलिखित ग्रंथों में उनके रचनाकारों को सम्मिलित आपको करना है। तो आपको ये रचना दी गई रस मीमांसा, आपको पता है रामचंद्र शुक्ल का है। पहले का 3 नंबर, पहले का जो 3 नंबर है वो आपको एक ही ऑप्शन में मिलता है, वो 4 नंबर ऑप्शन में मिलता है। लेकिन बाकी का और मिलान हम कर लेते हैं। देखिए, रस मीमांसा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल की हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निरालय की साहित्य साधना हमें पता है रामविलास शर्मा की है। और आधुनिक साहित्य सर्जन की समीक्षा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ये जो आपको आलोचकों के बड़े ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं, उनका मिलान हमने किया है अभी। 40 क्वेश्चन में क्या है, कुछ परिभाषाएं आपको यहाँ पर दी गई है। तो शब्दार्थो सहितम काव्यम ये परिभाषा है आचार्य भामह की यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा। और वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ द्वारा ये कहा गया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, जिस वाक्य को पढ़ने से हमें रस आए वो काव्य है, ये विश्वनाथ ने यहाँ पर कहा है। उसके बाद में हम बात करें रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है कि रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। ठीक है। और लास्ट आपको बच जाता है तत्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः कवापी। तो ये आपको किसने कहा? आचार्य मम्मट ने कहा है। तो ऑप्शन इसका एक राइट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो। 41 से लेकर 45 जो क्वेश्चन है वो स्थापना और तर्क के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम उनकी स्थापना और तर्क का मिलान हम करेंगे, कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। देखिए, स्थापना में क्या कहा गया है कि रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती, ये जो स्थापना है सामंती विलासपूर्ण आकांक्षा और भोगपूर्ण श्रृंगार से उत्पन्न था रीतिकाल। तो बिल्कुल यहाँ पर सही स्थापना की गई है। लेकिन तर्क देखती है, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। यह भी बात आपको सही मिलती है। तो ए और बी दोनों ही बात यहाँ पर सही है। ए और आर तो दोनों सही है। आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद में अगर बात करें स्थापना और तर्क की, तो साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर गलत कही गई है। और चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता को विचारधारा प्रतिबद्ध होती है, ये भी बात यहाँ पर गलत कही गई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है।
ए और आर। ठीक है, ऑप्शन इसका एक राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर 43वां क्वेश्चन मिल जाता है। 42वें क्वेश्चन में जो स्थापना है वो नीचे यहाँ पर 42वें क्वेश्चन की जो स्थापना है, 43वें क्वेश्चन की जो स्थापना है वो ये है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर गलत मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करें तर्क, क्योंकि उनमें इंद्रियकता का अभाव अनिवार्य होता है, का होना अनिवार्य होता है, ये बात आपको सही है। ठीक है, तो ए आपका सही है और आर आपका गलत है। स्थापना में क्या कहा गया है कि हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। बिल्कुल सही है, समाज में जो व्यक्ति होता है वो सहृदय सामाजिक होता है, लेकिन वो अपने किस तरीके से उसको रिएक्ट करता है वो अलग बात होती है। तर्क में क्या कहा गया, साहित्य, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए खुशी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी बात यहाँ पर सही है। तो ए और बी दोनों सही आपको मिल जाता है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। स्थापना में रस काव्य कारणजन्य का रूप नहीं है, ये बात आपको गलत मिलती है। यहाँ पर ये बात आपको क्या मिलती है, गलत यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि बात करें हम, क्योंकि वह तो विभाववादी समूह आलम्बनवाद अनुभव है, न कि विभाववादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है, ये भी बात आपको गलत है। ठीक है, तो दोनों ही आपको यहाँ पर गलत मिलती है। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 46 से 50 तक, उनमें कुछ ये जो आपको अवतरण दिया गया उनमें से मैं प्रश्न बताने हैं। तो ये अवतरण आपका क्या कह रहा है कि विकल्पों में आपको सही चयन करना। शासन की पहुंच पर प्रवृत्ति और निवृत्ति की भारी व्यवस्था तक होती है और उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने के वाली शक्ति कविता है। धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म को रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है और इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान रसता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुलम वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सब की रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, और तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इस भूमि पर पहुंचने लगेगा। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उनके हमें हल करने। कविता की गति कहाँ तक पहुंच जाती है, तो जो कविता की जो गति है वो प्रकृति व निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक पहुंच जाती है। उसकी बात करें हम, व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई देता है, तो ये हमने अभी पढ़ा कि भक्ति में जो व्यापक मंगल का भाव है वो पहुंच जाता है। जीवन में स्वाभाविकता सामंजस्य कैसे संभव हो जाती है, तो राग आत्मिकता वृत्ति के प्रसार से जो जीवन की स्वाभाविक सामंजस्य है। जैसे जैसे आप इस पद को पढ़ोगे आपके सारे 5 प्रश्न है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा मार्कर को सही कर लेता हूँ। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49, मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधित्व कैसे बन सकता है, तो मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति का कल्याण भाव से वो सच्चा प्रतिनिधित्व बन सकता है। काव्य योग की साधना से क्या आशय है, तो लोक मंगल है वो काव्य दोष की साधना से आशय है। तो इस तरीके से हमने 50 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 2 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें आपको टाइम मिलता है कितना, आपको 75 मिनट का टाइम इसमें मिल जाता है 100 प्रश्नों के लिए। तो आपको इस तरीके के प्रश्न अगर आपको आने लग जाते हैं तो आपका जो 75 मिनट का समय है वो उनमें से आपके प्रश्न रिवाइज करने के लिए भी मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम इसी चर्चा को हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट पेपर के साथ आपके सामने जून 2000 का पेपर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जून 2016 का पेपर। तब तक के लिए धन्यवाद।